नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय संस्कृत के षष्ठ पाठ आहार विचारः का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है संस्कृतेन उत्तरत, संस्कृत में उत्तर दीजिए। एषः पाठः कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः, यह पाठ कौन से ग्रंथ से लिया गया है। ये आहार विचारः जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो कस्मात् ग्रंथात् की जगह हम लिखेंगे चरक संहिता ग्रंथात्। चरक संहिता ग्रंथात्, चरक संहिता ग्रंथ से लिया गया है। आगे चरक संहिता या रचयिता है। चरक संहिता के रचयिता कौन है या चरक संहिता के लेखक कौन है। तो कह की जगह हम उत्तर लिख देंगे चरक संहिता या रचयिता आचार्य चरकः अस्ति। आचार्य है चरकः अस्ति। चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक हैं। आगे कीदृशम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति। चरक संहिता के अनुसार किस प्रकार का भोजन इंद्रियों को मजबूत बनाता है, इंद्रियों को दृढ़ बनाता है। तो कीदृशम की जगह हो जाएगा स्निग्धम, चिकनाई से युक्त। तो स्निग्धम भोजनम इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, चिकनाई से युक्त भोजन इंद्रियों को दृढ़ बनाता है, इंद्रियों को मजबूत बनाता है। अगला है अजीर्ण भुंजानस्य कह दोष होती। न पचने पर खाने वाले का क्या दोष होता है, कौन सा दोष होता है। न पचने पर, पहले जो भोजन खाया उसके न पचने पर खा लेने वाले का क्या दोष होता है। तो इसमें हो जाएगा अजीर्ण भुंजानस्य, यहाँ तक हम लिखेंगे। उसमें उसके बाद लिखेंगे भुक्तम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य अपरिणत रसम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजत सर्वान् दोषान् प्रकोपयति। तो इसका तो हो जाएगा अजीर्ण भुंजानस्य न पचने पर खाने वाले का भुक्तम खाया हुआ आहार जातम भोज्य पदार्थ। न पचने पर जो भोजन कर लेता है तो उसका खाया हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो पूर्व से आहार से पहले खाए हुए भोजन के अपरिणत रसम, बिना पचे हुए रस के साथ, उत्तरेण आहार रसेन, और बाद वाले आहार के रस के साथ उपसृजित मिलता हुआ। यानी कि जो पहले भोजन किया है वो अभी पचा नहीं है, उसके बाद दोबारा भोजन कर लिया तो क्या हुआ, पहले का जो अपच जो रस था और अब का जो रस है, अब के भोजन का जो रस है वो उपसृजित मिलकर, वो दोनों रस मिलकर, पहले वाले भोजन का बिना पचा हुआ रस और अब वाले भोजन का रस दोनों मिलकर सर्वान दोषान, सभी दोषों को प्रकोपयति, क्रोधित कर देते हैं, सभी दोषों को बढ़ा देते हैं। दोष कौन कौन से हैं। यहाँ दोष का मतलब वात, पित्त और कफ। इसमें पूछा है न पचने पर खाने वाले को कौन सा दोष होता है। तो सर्वान दोषान प्रकोपयति, तीनों दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है कीदृशम भोजनम श्लेष्माणम परिह्रासयति। किस प्रकार का भोजन श्लेष्म को ह्रास करता है, श्लेष्म को नष्ट करता है। श्लेष्माणम का अर्थ होता है कफ। तो किस प्रकार का भोजन कफ को नष्ट करता है। तो कीदृशम की जगह हो जाएगा इसमें उष्णम भोजनम श्लेष्माणम परिह्रासयति, गर्म भोजन कफ को नष्ट करता है। अगला है कीदृशम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति, और किस प्रकार का भोजन बल में वृद्धि करता है, बल को बढ़ाता है। तो इसमें हो जाएगा स्निग्धम, चिकनाई से युक्त भोजन बल को बढ़ाता है। तो स्निग्धम भोजनम बलाभिवृद्धिम उपजनयति। आगे है इष्ट सर्वोपकरणम भोजनम कुत्र स्नियात्। संपूर्ण इष्ट सामग्री से युक्त भोजन कहाँ करना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा कुत्र की जगह हो जाएगा इष्टे देशे, उचित स्थान पर, उचित सामग्री से युक्त भोजन जो है वो उचित सामग्री पर ही करना चाहिए, इष्टे देशे हो जाएगा। आगे कथम भुंजानस्य उत्स्नेहस्य समाप्ति ही न नियता। कथम किस प्रकार भुंजानस्य खाने वाले की, किस प्रकार भोजन खाने वाले के उत्स्नेहस्य समाप्ति न नियता, उत्स्नेह की समाप्ति निश्चित नहीं होती। उत्स्नेह का अर्थ है भोजन का गलत स्थान पर चला जाना। तो किस प्रकार भोजन करने वाले के उत्स्नेह की समाप्ति नहीं होती, अर्थात भोजन गलत मार्ग पर जाता है, ऐसा निश्चित है। कैसे, किस प्रकार भोजन करने वाले के। तो इसमें हो जाएगा कथम की जगह हो जाएगा अति द्रुतम भुंजानस्य, अत्यधिक जल्दी खाने वाले का
उच्चनेहनस्य समाप्तिर्नियता, अत्यधिक जल्दी जो भोजन करता है उसका भोजन अवश्य ही गलत मार्ग पर जाता है। आगे है अति विलंबितम ही भुंजानः काम न अधिगच्छति। अति विलंबितम अत्यधिक धीरे धीरे, भुंजाने खाने वाले का काम क्या न नहीं अधिगच्छति प्राप्ति होती है। अत्यधिक धीरे धीरे खाने वाले को क्या प्राप्ति नहीं होती, तो यह अत्यधिक धीरे धीरे खाने वाला किसको प्राप्त नहीं करता, तो तृप्तिम न अधिगच्छति, तृप्ति को, संतुष्टि को नहीं प्राप्त करता। अति विलंबितम ही भुंजानः तृप्तिम न अधिगच्छति, अत्यधिक धीरे धीरे खाने वाला तृप्त नहीं होता। आगे है जल्पतः हसतः अन्य मनसः व भुंजानस्य के दोषाः भवन्ति। बात करते हुए, हंसते हुए और अन्य मनस्क होते हुए खाने वाले के कौन कौन से दोष होते हैं, तो जल्पतः हसतः अन्य मनसः व भुंजानस्य, यहाँ तक लिखेंगे। आगे लिखेंगे त एव दोषः, के की जगह लिख देंगे, त एव की जगह हम ते भी लिख सकते हैं अकेला, तो ते दोषः भवन्ति, वे दोष होते हैं कौन से, ये जो अति द्रुतम अत्यधिक जल्दी, अश्नतः खाने वाले के, भवन्ति होते हैं। जल्पतः हसतः अन्य मनसः व भुंजानस्य, बात करते हुए, हंसते हुए और अन्य मनस्क होकर खाते हुए के, ते दोषाः भवन्ति, वे दोष होते हैं ये जो अति द्रुतम अश्नतः भवन्ति, जो अत्यधिक जल्दी खाने वाले के होते हैं। अगला प्रश्न, उचित क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयते। उचित क्रियापदों के साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला ही इसमें बहुभुक्तम आहार जातम, बहुभुक्तम आहार जातम मतलब ज़्यादा खाए हुआ जो भोजन है वो क्या होता है, विषमम पच्यते, विषमम पच्यते, विषमम मुश्किल से, पच्यते पचता है। आगे है एजल्पन अहसन, एजल्पन बिना बात किए और अहसन बिना हंसे भुंजित भोजन करना चाहिए या खाना चाहिए, एजल्पन अहसन भुंजित। आगे तीसरा है उष्णम ही भुज्यमानम, गर्म भोजन क्या होता है, स्वदते स्वादिष्ट होता है, गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है। अगला चौथा है उष्णम भोजनम उदरस्य अग्निम, गर्म भोजन पेट की अग्नि को क्या करता है, उदीरयति बढ़ाता है, तो चौथे में हो जाएगा उदीरयति। उष्णम भोजनम उदरस्य अग्निम उदीरयति, गर्म भोजन पेट की अग्नि को बढ़ाता है। आगे पांचवा है स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम, खालिस्तान, स्निग्धम चिकनाई से युक्त भोजन, खाया गया भोजन जो वो शरीरम शरीर को उपचिनोति बढ़ाता है, शारीरिक वृद्धि करता है। तो स्निग्धम भुज्यमानम भोजनम शरीरम उपचिनोति। अगला है मात्रावध ही भुक्तम सुखम, मात्रावध ही उचित मात्रा में खाया हुआ, सुखम आसानी से विपच्यते पच जाता है, उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन आसानी से पच जाता है, सुखपूर्वक पच जाता है। आगे अति द्रुतम ही न अश्नीयात, अत्यधिक जल्दी नहीं खाना चाहिए, अति द्रुतम ही न अश्नीयात, अश्नीयात का अर्थ था खाना चाहिए और न का अर्थ होगा नहीं, अत्यधिक जल्दी नहीं खाना चाहिए, ही का अर्थ था निश्चय से। आगे उष्णम भोजनम वातम, उष्णम भोजनम जो गर्म भोजन है वो वातम, वात को अनुलोमयति अनुकूल रखता है, वायु को अनुकूल रखता है, अनुलोमयति। आगे है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, निम्नलिखित पदों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीघ्रम, शीघ्रम का अर्थ होता है जल्दी, तो भो छात्राः, भो छात्राः, अरे छात्रों शीघ्रम जल्दी, पठन्तु पढ़ो, भो छात्राः शीघ्रम पठन्तु, अरे छात्रों जल्दी पढ़ो। अगला पद है उष्णम, उष्णम का अर्थ होता है गर्म। दुग्धम, उष्णम ये हमें नीचे हो जाएगा, दुग्धम उष्णम वर्तते, दुग्धम दूध, उष्णम गर्म, वर्तते है दूध गर्म है। आगे है स्निग्धम, स्निग्ध का अर्थ होता है चिकना, तो स्निग्धम भोजनम, स्निग्धम भोजनम, स्वदते भी कर सकते हैं यहाँ हम, हितकरम भवति भी कर सकते हैं, तो स्निग्धम भोजनम चिकना भोजन, हितकरम भवति हितकारी होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है। आगे तैल आदि युक्तम, तेल आदि से युक्त, तेल आदि से युक्त, तो तेल आदि से युक्त भी भोजन लाभकारी ही होता है क्योंकि वो उसमें चिकनाई होती है। तो तैल आदि युक्तम का वाक्य प्रयोग क्या करेंगे हम कि तैल आदि युक्तम भोजनम अश्नीयात, तेल आदि से युक्त भोजन खाना चाहिए। आगे है विवर्धयति, विवर्धयति का अर्थ होता है बढ़ाता है या बढ़ाती है, तो विवर्धयति का अर्थ हो गया बढ़ाता है। वीरः
सर्वेषां यशः विवर्धयति। वीर पुरुष जो वो सर्वेषां सभी का यश विवर्धयति बढ़ाता है, अर्थात अपने साथ जो रहने वाले लोग हैं उन सबका यश बढ़ाता है, उनका भी नाम रोशन करता है। आगे है अति द्रुतम। अति द्रुतम का अर्थ है अत्यधिक जल्दी। तो अति द्रुतम अत्यधिक जल्दी, न अश्नीयात भोजन नहीं खाना चाहिए। अति द्रुतम न अश्नीयात अत्यधिक जल्दी नहीं खाना चाहिए, न अश्नीयात। आगे अति विलंबितम। अति विलंबित का अर्थ था बहुत देर से या बहुत धीरे धीरे। तो अति विलंबितम इसका भी वैसे ही वाक्य बना सकते हैं हम। अति द्रुतम न अश्नीयात, तो अति विलंबितम न अश्नीयात, या फिर अति विलंबितम भोजनम मा कुरु, अत्यधिक धीरे धीरे भोजन मत करो। आगे है पच्यते। पच्यते का अर्थ होता है पच जाता है। उष्णम भोजनम सुखेन पच्यते, गर्म भोजन सुखपूर्वक पच्यते, पच जाता है। आगे चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रकृति प्रत्यय विभागम योजयते। निम्नलिखित प्रकृति और प्रत्यय के विभागों को जोड़िए। यहाँ शब्द दे रखे हैं, प्रकृति दे रखी है और प्रत्यय दे रखे हैं, उनको जोड़ के हमें शब्द बनाना है। पहला जैसे उदाहरण के रूप में दे रखा है, जृ धातुक तय प्रत्यय नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का एक वचन का पद है। प्रथम पुरुष में यह प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे जीर्णम। आगे अश धातु और क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय का अशेष बचता है तो अशत बन गया। पुल्लिंग में प्रथमा का एक वचन बनाना है, पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और ये हो जाएगा अश्नन, अश्नन। आगे है अभि धातु, अभि उपसर्ग है, वृद्ध धातु है, नीच प्रत्यय है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है हमें, तो ये बन जाएगा अभिवर्धयति, अभिवर्धयति, अभिवर्धयति। आगे है उप उपसर्ग सृज धातु है, कर्मवाच्य का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का पद बनाना है। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में बीच में ये लग जाता है, ये प्रत्यय, तो ये आ जाता है उसमें। तो उप उपसर्ग हो गया, सृज धातु हो गई, और कर्मवाच्य में क्या लग जाता है, यह लग जाता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना है, और कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो रूप होते हैं वो हमेशा आत्मनेपदी होते हैं, तो उपसृज्यते पद बन जाएगा। इसके बाद है इश धातुक्त प्रत्यय। इश धातुक्त प्रत्यय के बाद बन जाता है इष्टम, बन जाता है पद, जैसे इष्ट भी बन जाता है, और स्त्रीलिंग हो तो इष्टा भी बन जाता है। और उसमें बताया है पुल्लिंग शब्द रूप बनाना है हमें, पुल्लिंग की सप्तमी का एक वचन बनाना है, तो ये बनेगा इष्टे। आगे भुज धातु है, शानच प्रत्यय, तो ये बन जाएगा भुंजान है, भुंजान है, और षष्ठी विभक्ति का बनाना है इसमें हमें, भुंजान है का फिर बन जाएगा भुंजान से षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा, भुंजान से खाने वाले का के की। आगे है न हसन, ये नए तत्पुरुष का उदाहरण भी हम मान सकते हैं, तो न हसन का क्या बन जाएगा, अहसन हो जाएगा। प्र उपसर्ग है, कुप धातु है, नीच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसमें हो जाएगा प्रकोप, कुप धातु का ओगुण हो जाएगा प्रकोप, नीच का ये बन जाएगा, और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा, तिप प्रत्यय के कारण प्रकोपयति। आगे जन धातु तय प्रत्यय, जन धातु तय प्रत्यय का जाता है बनता है, पर इसमें बताया है कि और जातन भी बनता है नपुंसक लिंग में। इसमें कहा है स्त्रीलिंग का पद बनाना है, तो स्त्रीलिंग का हो जाएगा जाता। ये नपुंसक लिंग का है, ये पुल्लिंग का है, और ये स्त्रीलिंग का है। ये नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे उप उपसर्ग है, चि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चि धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है चिनौती, और उप उपसर्ग लगने के बाद बन जाएगा उपचिनौती। आगे है अभि उपसर्ग, नि उपसर्ग, अभि और नि उपसर्ग है, वृत्त धातु है, निच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है, तो ये हो जाएगा अभि निवर्तयति, अभि निवर्तयति। निच प्रत्यय का ये हो जाएगा, न और चैक का लोप हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी, और ई का ये हो जाएगा, अभि निवर्तयति बन जाएगा पद। आगे है अधोलिखितानाम पदानाम संधि छेदम करो, निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। पहला जीर्णेष्णियात, जीर्णेष्णियात का बन जाएगा जीर्णे धन अश्नियात, जीर्णे धन अश्नियात। चौष्माणम का बन जाएगा च धन उष्माणम, च धन उष्माणम। इसके बाद है पूर्वस्य आहारस्य, पूर्वस्य आहारस्य का बन जाएगा पूर्वस्य धन आहारस्य। आगे है प्रकोपयत्याशु, इसका बन जाएगा प्रकोपयति धन आशु, प्रकोपयति धन आशु।
इसके बाद है दोषे स्वग्नौ, तो इसका बन जाएगा दोषेषु धन अग्नौ। आगे है अभ्यवहृतम, अभ्यवहृतम का बन जाएगा अवहृतम, अभि धन अवहृतम, तो अभि धन अवहृतम, अभ्यवहृतम बन जाएगा। उसके बाद है तस्मात् जीर्णे, तस्मात् जीर्णे का हो जाएगा तस्मात् धन जीर्णे। उसके बाद है चाशनीयात, चाशनीयात का हो जाएगा च धन अश्नीयात, च धन अश्नीयात। छठा प्रश्न है हमारा दोलिखितेषु पदेषु विभक्तिम वचनम च दर्शयते, निम्नलिखित पदों में विभक्ति और वचन बताइए। जैसे मुखेषु है, मुखेषु में मुख शब्द है, सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आगे सर्वान, सर्वान में सर्व शब्द है, ये पुल्लिंग का पद है, तो पुल्लिंग का पद है ये, इसमें द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन का यह रूप है सर्वान। उसके बाद है हृदय, हृदय में हृदय शब्द है और इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन का यह रूप है। उसके बाद है वृद्धिम, वृद्धिम में वृद्धि शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और एक वचन का रूप है। हाँ, आगे जराम, जराम में जरा शब्द है, द्वितीय विभक्ति है और ये भी एक वचन का रूप है। आगे भुंजानस्य, भुंजानस्य में भुंजान शब्द है और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का यह रूप है। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है पाठाचित्ता विलोम शब्दान लिखते, पाठ से चुनकर विलोम शब्दों को लिखिए। जैसे पहला उदाहरण के रूप में दे रखा है विरुद्धम का हो जाएगा अविरुद्धम। अति विलंबितम, अति विलंबितम का विलंब हो जाएगा अति द्रुतम, अति विलंबितम का अर्थ हुआ अत्यधिक धीरे धीरे और अति द्रुतम का अर्थ हुआ अत्यधिक जल्दी। जल्पन का हो जाएगा अजल्पन, अजल्पन। हसन का हो जाएगा अहसन, अहसन। जीर्णे का हो जाएगा अजीर्णे। इष्टम का हो जाएगा अनिष्टम, इष्टम का अनिष्टम। उसके बाद है तन्मनः, तन्मनः का हो जाएगा अन्यमनः, अन्यमनः। उसके बाद है अतिद्रुतम, अतिद्रुतम का हो जाएगा अति विलंबितम, ये ऊपर भी आया था। अति विलंबितम का अतिद्रुतम और अतिद्रुतम का अति विलंबितम। और आठवां प्रश्न है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम चाशनीयात। ये जो गद्य है इस गद्यांश का हिंदी भाषा में, इस गद्यांश का आशय हिंदी भाषा में स्पष्ट कीजिए। इसको आप हिंदी अर्थ को सुनकर हल करें। और इसी के साथ हमारा अभ्यास पूर्ण हुआ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस अभ्यास को आप अच्छे से जानने समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा देखें, समझें और हिंदी अर्थ को अवश्य याद करें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।